दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई और उस परीक्षा में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में देने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि काफी समय गुजर गया है और आप उन क्वेश्चंस के आंसर अन्य यूट्यूब चैनलों पर देख चुके होंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा इस सॉल्यूशन को जरूर देखिए। आपको कुछ नया लगेगा और बहुत सी बातें ऐसी लगेंगी जो और किसी चैनल पर आपको बताई नहीं गई होंगी, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से मैं जिस सीरीज का बुकलेट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं उसमें मैथ के क्वेश्चन 120 वाले क्रमांक से शुरू है। अब देखिए, इसको सिंपलीफाई करना है। 15 प्लस 21 गुणे ब्रैकेट में अंडर रूट 9 माइनस 2 प्लस 5 और ये डिवाइडेड बाई 2 है। यानी इस पर 15 प्लस 21 गुणे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट के अंदर 9 अंडर रूट 2 प्लस 5 ब्रैकेट बंद और ये डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखिए, इसमें मैथमेटिक्स के कई ऑपरेशन यानी कई संक्रियाएं, जोड़ की, घटाना की, गुणा की और भाग की, ब्रैकेट की और ये अंडर रूट की, इतनी तरह की क्रियाएं यहाँ पर या ऑपरेशंस इसमें यूज किए गए हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा कि बदमाश रूल का प्रयोग करते हैं। ये बदमाश रूल क्या है? ये है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऑर्डर का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग हटाते हैं, फिर ओ का मतलब ऑफ यानी का पहले हल करते हैं, फिर का हल होने के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये ऑपरेशंस यानी जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, क्रियाओं को सॉल्व करने का, ये इसमें क्रम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या होगा। तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व की जाएंगी। तो 15 प्लस 21 गुणे, देखिए ये अंडर रूट 9 है तो ये 3 हो जाएगा, ये -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये 5 और 3 मिलके 8 हो गया और हो जाएगा 6। 8 में से 2 निकल गया, 6 बचेगा। तो 15 प्लस 21 और यहां पर देखिए ये गुणा का चिन्ह है और ब्रैकेट में ये आ गया 6 और यहां पर आ गया डिवीजन का चिन्ह। अब क्या करेंगे कि अब हमारा जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है यहां पर लगेगा। तो यहां पर जब लगेगा तब क्या हो जाएगा? तो देखिए 15 प्लस 21 और यहां लगेगा तो इसकी वैल्यू आ गई 3। 2 से 6 में भाग दिया तो 15 प्लस 21 में 3 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 63। तो 5 3 8 और 6 1 7, आंसर आ गया 78 और ऑप्शन सी सही है इसमें। तो आपने देखा कि सिंप्लीफिकेशन में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का यानी बदमाश रूल का बहुत जबरदस्त यूज किया जाता है। अगर इस रूल का आपने तनिक भी अवहेलना किया, मतलब इसको फॉलो नहीं किया, तो आपसे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे और आंसर सही नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग 121 क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 में यहाँ दशमलव के जोड़ घटाना यहाँ पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले जो पॉजिटिव वाले नंबर हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो पॉजिटिव वाले जो नंबर हैं उनको हम लोग ऐड कर लिए। तो जितने ये हमने अंडरलाइन किए ये नंबर पॉजिटिव है, यानी इनके साथ धनात्मक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो 31.004 और इसमें जोड़ा जाएगा 7034। ऊपर एक शून्य बना देंगे इसे दशमलव को मेंटेन करने के लिए, और इसके बाद 0.3 है तो यहाँ पर 3 0 और रिक्शा बनाने पड़ेंगे। तो ये सारे पॉजिटिव वाले हम लोगों ने यहाँ ऐड कर लिए। अब इसे ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये 4 हो जाएगा, 4 3 7 0 7 3 10 1 1 2 और ये 3, ये 32 आ गया, 32.0074। अब माइनस वालों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 0.4
9 8, इसके बाद ये आ गया है 7.6, ये भी माइनस है और -2 है। इनको ऐड कर लेंगे तो 8 9 6 15, 3 7 3 10 4 14, तो ये 14.58। अब 14.58 को इसमें से माइनस कर देना है। तो देखिए ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 11, 11 में से 4 गया 7, 4 11, ये 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, तो 17.4274 आया, 17.4274 और ऑप्शन बी सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए दिया है कि दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार गलत है, क्योंकि जो HCF होता है, HCF यहाँ 11 दिया है, LCM दिया है 609, तो जो HCF है वो LCM को भी डिवाइड करता है। जिन संख्याओं का ये HCF है उन्हीं संख्याओं के LCM को 11 डिवाइड करेगा। और दूसरी चीज की दूसरी संख्या जो यहाँ ऑप्शन में दी गई है, एक संख्या तो 77 है, एक संख्या मान लीजिए 77 है, तो N1 की वैल्यू दे दिया, आपको N2 यानी दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या जो होगी उस संख्या को HCF यानी मॉसअप उसे डिवाइड करेगा। तो 99 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको 11 डिवाइड कर सके। तो आप कहेंगे भाई 99 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर 99 आंसर होगा तो 77 और 99, 77 और 99 इनका LCM क्या हो जाएगा? इनका LCM ये नहीं आएगा। देखिए LCM क्या होता है, वो संख्याओं से बड़ा होता है। तो 99 संख्या 77 से बड़ा है, तो मान लीजिए 99 LCM हो गया, तो 99 को 11 गुणे 9 लिख लिए, और इसमें 77 से कटना है, इसे 77 एक संख्या है ना, तो इस संख्या से कटना है इसे, और दूसरी संख्या 99 है, तो इसमें 7 का हम लोग गुणा कर देंगे। अब ये 77 से कट जाएगा, तो ये हमारा पूरा LCM होगा। तो ये LCM हो जाएगा 63 गुणे 11। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 3 9 और 6 693 इसका LCM होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में LCM 609 दिया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत सही नहीं लग रहा है। दूसरी चीज, अगर आप इस क्वेश्चन को N1 गुणे N2 बराबर HCF गुणे LCM वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू कैसी आएगी? HCF यानी 11 है, ये है 609 और ये दूसरी वाली संख्या 77 है, तो 11 7 77। अब 7 से इसे काटेंगे तो 7 8 56 और 7 7 49, तो N2 की वैल्यू आ गई 87, यानी दूसरी संख्या 87 आ गई। अगर ये दूसरी संख्या 87 है तो 87 भी यहाँ पर देखिए आंसर है और 99 भी आंसर है। तो 87 अगर दूसरी संख्या आ गई और यही उत्तर होना है, तो ये संख्या 11 से यानी मौसम से कटनी चाहिए, या 11 से 87 कटना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तो 87 डिवाइड होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन में दो आंसर दिख रहे हैं, और वास्तव में ये पूरा क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है, जो LCM और HCF का जो नियम है, जो रूल है, उसके अनुसार ये गलत लग रहा है। अब आप कैसा सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इसमें कोई उत्तर आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें कोई भी उत्तर बताना सटीक या सही नहीं लग रहा है। अगर हम उत्तर 99 मानते हैं तो जो ये LCM दिया है 609 वो सही नहीं है, वो 693 होना चाहिए। अगर हम 87 मानते हैं तो HCF 11 नहीं होगा। तो ये दो स्थितियां ऐसी भ्रामक उत्पन्न हो गई हैं, मतलब काफी डाउट वाली इसमें स्थिति आ गई है कि हम कोई एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 123 पर बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5 संबंधित, 2 संबंधित, 4 संबंधित, 3 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि चंदन को दिव्या से
500 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा कितना होगा। देखिए यहाँ अभय के लिए हम लोग एक ए मान लें, बीना के लिए बी, चंदन के लिए सी और दिव्या के लिए डी, और इनके बीच में हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है 5 संबंधे, 2 संबंधे, 4 संबंधे 3, और एक शर्त दिया है कि यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, चंदन को दिव्या से, तो यहाँ चंदन को और दिव्या के बीच में क्या संबंध है भाई, चंदन को 4 रुपया और दिव्या को 3 रुपया मिल रहा है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 रुपया दिव्या से चंदन अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में ये एक 500 के इक्वलेंट है, 500 रुपया के बराबर है। चंदन दिव्या से 500 रुपया अधिक पाता है, जबकि यहाँ पर रेशियो में 1 रुपया अधिक, तो एक ही 500 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो बीना की वैल्यू पूछा है, तो बीना की वैल्यू अनुपात में 2 है, तो 1 500 के बराबर है तो 2 1000 रुपये के बराबर हो जाएगा, और इसका सही आंसर 1000 और ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 में दिया है कि गेहूं की कीमत में 6 सही 1/4 की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपया में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए, पहले वाली दर। तो देखिए 6 सही 1/4% जब कमी हुई है तब उस आदमी को 135 रुपया में 1 किलो अधिक गेहूं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है कि 135 का 6 सही 1/4% निकाल लेते हैं, उसी पैसे से अधिक गेहूं मिल रहा है। तो 6 चौके 24 एक 25/4% हुआ, और इसमें 100 का गुणा होता नीचे, तो देखिए ये 25 चौके 100 ये हो जाएगा। अब ये हो गया 135/16, 135/16 रुपया। 135/16 रुपया में 1 किलो गेहूं मिल रहा है इनको। 1 केजी गेहूं का दाम, यही अधिक जो मिल रहा है वही गेहूं, वही पैसा ये है। तो 135 रुपया 135/16 रुपये में 1 किलो गेहूं आ रहा है। और ये कब है, ये जब दाम घट गया है तब 1 किलो का ये दाम है। तो दाम घटने के पहले कितना इसका मूल्य था, तो घटने के पहले भाई इतना तो कमी हुई है तब इतना मूल्य है, तो घटने के पहले कितना था ये हम लोगों को बताना है। तो मान लीजिए कि घटने के पहले वो x था, तो x में से इतना कम कर दिया गया, यानी 100 माइनस 25 बटा, देखिए सही चौके 400 हो गया, 400 बटा में 100, ये जब इतना घट जाएगा तब ये 135/16 के बराबर होगा। अब यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, यानी x की वैल्यू यानी पहले वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखिए यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 25 से कम 25 और 25 वाट 200 होता है, 25 16 400 होता है, तो 1600 में से 1 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1599, 1599/1600, ये बराबर होगा 135 गुणे 100 बटा में 16, तो ये 16 से 16 कट गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, 13,500 में 1599 से भाग देंगे, तो 9 9 18 5 23 1 24 5 3 8 1 9, ये 3 से कटेगा, तो इसको हम लोग काट करके लिखते हैं। तो इसमें ये आंसर आ जाएगा 8.4432 आ रहा है, तो इसे हम लोग नियर अबाउट 8.5 मान सकते हैं। तो 8.5 इसका मूल वैल्यू आ गया और यही सही उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 125 में दिया है कि 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 7 के पावर 7 को 4 से डिवाइड करना है,
देखिए 7 में 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 के पावर 7 बटा में 4। अब 3 में 4 से भाग देंगे तो ऋण 1 शेष आएगा, ये निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से आता है। तो -1 के पावर 7 बटा में 4, और 7 चूंकि एक विषम संख्या है तो -1 के पावर 7 यानी -1 का विषम संख्या अगर कोई पावर होती है तो उसकी वैल्यू -1 की -1 आ जाती है, तो -1/4। तो -1 इसका रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसे पॉजिटिव कैसे लिखा जाएगा, तो 4 में से 1 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो इसका सही उत्तर 3 होगा और इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। देखिए 126 में दिया है कि कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 का कर्जा उतार देगी। तो ये किस्त बताना है हम लोगों को और 12% उसकी ब्याज दर है। तो देखिए हम लोग पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल या 3 किस्त की बात हो रही है। तो हम मान लीजिए कि हमारी पहली किस्त ये है, तो हम 100 रुपया जब जमा कर देंगे पहले साल तो ये पैसा हमारा 2 साल तक उनके पास रहेगा। तो इस पर 2 साल का ब्याज लगेगा, तो 12 दूनी 24 रुपया इस पर ब्याज हो गया 2 साल का। 1 साल का 12 रुपया, 2 साल का 24। यहाँ पर 12 रुपया ब्याज लगेगा क्योंकि ये धन 1 साल तक बैंक के पास मेरा रहेगा, क्योंकि मैं तो 100 रुपया जमा कर दिया। और लास्ट वाला जो किस्त होगी ये चूंकि उसी साल जमा की जाएगी तो इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो ब्याज 0 मिलेगा। तो अब हम लोग इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 124 हो जाएगा और ये हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा 100। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 100 और 100, 300 और 300 और 24 और 10, 34 2 36। तो ये हो गया 336। ये कर्जा आ गया टोटल जो हमको भरना था, और क्वेश्चन में कितना भरना है 1260। तो 1260 रुपये का कर्जा, तो 336 इक्विवेलेंट है 1260 के। तो एक कितने का इक्विवेलेंट है, तो एक इक्विवेलेंट है, इसमें भाग देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 3.75 भाग देने पर। तो किस्त कितनी की बनेगी, तो 100 की हमने किस्त बनाई थी, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा 3.75 में 100 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 375 रुपया। तो 375 रुपये की जो किस्त होगी वो 3 साल में 12% ब्याज दर पर 1260 रुपये का कर्जा भर देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 करते हैं। देखिए 127 में दिया है कि मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा, ये बताना है। तो देखिए ये मनन है और दूसरे नंबर पर विवेक। ये दोनों लोग व्यवसाय किए। तो देखिए व्यवसाय का एक नियम है कि व्यवसाय में जो साझेदार होते हैं उनकी पूंजी के अनुपात में लाभ बंटता है, और अगर समय भी दिया है तो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहां पर मनन 76,000 रुपये लगा दिए और इनका पैसा जो है 12 महीने के लिए लगा रहा, यानी पूरा साल भर तक इनका पैसा रहा। और जो विवेक हैं वो 57,000 रुपया लगाए, लेकिन विवेक कुछ महीनों बाद इस धंधे में आए, तो वो नहीं पता है कि उनका रुपया कितने महीने तक लगा रहा। तो इसलिए यहां पर डॉट लिख देते हैं, या हम कह देते हैं कि मंथ यहां पर लिख देते हैं, कितने मंथ बाद
या कितने महीने तक इनका पैसा लगा रहा, तो ये नहीं पता है। अब ये दिया है कि इनका जो लाभांश है वो 2:1 के अनुपात में बांटा गया, 2:1 के। तो यहां पर तो पहले हम लोग देखिए 0 काट देंगे, 19 से कट जाएगा 19 चौक 76 और 19 तिया 97, तो 4 गुणे 12 संबंधित 3 गुणे m। अब देखिए 3 से ये 4 गुणे 12 है, तो 12 चौक 48 हो गया, तो 48 और इधर कितना रहना चाहिए कि ये 1 का 2 दुगुना है, ये अनुपात है। तो अगर ये 48 है तो इधर कितना होना चाहिए कि ये 48 यहां की संख्या का 2 गुना हो, तो यहां की संख्या 24 होगी, तब ये 12 चौक 48 आ रहा है। 24 का 2 गुना 48, तब इसका अनुपात 2:1 बन जाएगा। तो यहां पर 3 पहले से मौजूद है और m की जगह पर क्या रखा जाएगा कि 24 आएगा, तो m की जगह पर 8 रखा जाएगा, तो 24 आएगा। यानी विवेक का 8 महीने तक पैसा लगा रहा, तब जाकर उनका लाभांश 1:2 के अनुपात में बटा। तो जब विवेक का पैसा 8 महीने तक लगा रहा, इसका मतलब कि विवेक 4 महीने बाद इस व्यवसाय से जुड़ा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि विवेक इस व्यवसाय से 4 माह बाद जुड़ा था, क्योंकि उसका धन साझेदारी में 8 महीने तक लगा रहा। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे कि किस तरह से इसका आंसर हम लोगों ने बहुत आसानी से निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में दिया है कि मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 17वीं पारी के पहले 16वीं पारी तक, 16वीं पारी तक यानी 16 मैच खेले जा चुके हैं और ये 17वीं पारी है यानी 17वां मैच है। तो 17वां मैच में 97 रन बना है और 16वें मैच में या 16वें पारी तक, 16 पारी तक जो रन बने थे और उनका जो औसत था वो ओवरऑल 16 और 17 मिला करके औसत में 3 की वृद्धि हुई है, 3 की। यानी अब जो नया औसत है वो 17वीं पारी जब उसमें ऐड हुई है तो ओवरऑल पुराने वाला जो यानी 16 पारी तक का जो औसत था उसमें 3 की वृद्धि हो चुकी है, 3 बढ़ गया है। तो क्या करना है भाई, ये 17वीं पारी में 97 रन बना है तभी 3 बढ़ा है 16 पारी तक। इसका मतलब कि हर पारी में 3-3 रन बढ़ा है। तो 16 पारी तक कितने रन बढ़ा होगा, तो 16 गुणे 3 बराबर 48 रन तो चाहिए। पीछे 16 पारी तक मैच को 3 रन बढ़ाने में, मेंटेन करने में यूज हो गया। तो इसमें से 48 घटा देंगे 97 में से 48, तो 16 पारी तक का जो रन औसत था उसको मेंटेन होने में या करने में चला गया। तो अब जो 97 में से 48 घटाने के बाद बचेगी संख्या, वही तो 17वीं पारी के बाद का औसत होगी, वही तो 17वीं पारी के बाद का औसत होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो इतना रन बना। अगर बढ़ता नहीं और जाने के बाद भी पुराना वाला ही औसत होता तब हम लोग कह देते कि जो पुराना वाला औसत है वही 17वीं पारी के बाद भी औसत रहेगा। और ये स्थिति कब आती है कि जब औसत के बराबर कोई संख्या समूह में शामिल हो जाती है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और औसत के बराबर वाली कोई संख्या समूह से निकल जाती है तब भी औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब कि 49 रन जो है 17वीं की पारी के बाद का जो औसत आया है वो 49 रनों का है और ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में दिया है कि 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे।
देखिए 30 आदमी थे और इनको काम करने में, किसी काम को पूरा करने में 16 दिन लगा, तो कुल काम कितना रहा होगा? तो 30 गुणे 16, ये हो गया 480 यूनिट काम रहा होगा। मैं आपको ये कहूं कि 480 खिलौने बनाने थे, समझने के लिए इसे ऐसे समझ लीजिए। 30 मजदूर 16 दिन में 480 खिलौने बनाए, और ये 30 मजदूर जो हैं ये 6 दिन तक काम किए, तब 15 मजदूर और इनके साथ जुड़ गए, तो 6 दिन तक ये कितना खिलौना बना चुके थे? 6 दिन में ये 30 छके 3 छके 18, 180 खिलौना बना लिए। तो अब खिलौना कितना बच गया? तो 480 में से 180 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 300 खिलौना अभी और बनाने हैं। और यहां पर क्या हुआ कि 6 दिन बाद ये 30 जो मजदूर थे इनके साथ 15 मजदूर और जुड़ गए, तो ये 45 हो गया। तो अब मजदूर 45 हो गए और 300 यूनिट खिलौना बनाना है, तो कितने दिन लगेंगे? तो 300 बटा 45, 15 तिया 45 और 15 दूना 30, और ये हो गया 20 बटा 3 दिन। तो 20 बटा 3 दिन में 20 बटा 3 दिन में ये जो शेष काम है, जो 300 यूनिट बच गया था या 300 खिलौना बनाना बच गया था, उसको 45 मजदूर 20 बटा 3 दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट है कि मात्रा बराबर कर लेते हैं। तो हम लोग यहां पर मात्रा और मूल्य लिख लिए, तो खरीदा कितना भाई? कितना मात्रा खरीदा और कितना मात्रा बेचा? तो देखिए यहां पर 6 केले खरीदा है 10 रुपए में, 6 केला 10 रुपया में खरीदा है और 4 केला 6 रुपया में बेच दिया है। तो देखिए यहां पर मात्रा खरीदने वाले में 6 है, बेचने वाले में 4 है, तो इन दोनों को बराबर करना। तो बराबर करने के लिए यहां पर 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 का यहां भी गुणा करेंगे और यहां पर 6 का गुणा करेंगे बराबर करने के लिए, तो 6 का यहां भी गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए गुणा करने के बाद ये 24 आ गया और ये भी 24 हो गया, और यहां पर देखिए 40 आ गया और यहां पर 36 आ गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिए कि 24 केले का दाम 40 रुपया है, यानी 24 केला 40 रुपये में खरीदा गया और 24 केला 36 रुपये में बेचा गया, यानी कमे दाम में बेचा गया। तो 4 रुपये का घाटा हुआ, 4 रुपये का। वो घाटा कितने पर हो रहा है? 40 रुपये। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, यानी हानि कितनी हो जाएगी? 4 रुपया का घाटा 40 रुपया पर हो रहा है, तो 100 पर कितना होगा? तो 4 दाम में 40, 10 दाम में 100, तो ये आ जाएगा 10%। तो 10% का घाटा इस पूरे खेल में हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में दिया है कि 2 वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर 2 वर्ग मान लेते हैं, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, 2 वर्ग मान लिए। तो यहां पर दिया है कि एक वर्ग का परिमाप 52 है, परिमाप, तो इसकी एक साइड हो जाएगी, एक साइड इस वर्ग की हो गई साइड या भुजा। 52 परिमाप है तो इसमें 4 से भाग देंगे तो आ जाएगी 13, और यहां पर इसका एक साइड आ जाएगी छोटे वाले वर्ग की। अगर पूरा परिमाप परिमाप 20 है तो 20 में 4 का भाग दे देंगे तो 5 हो गया। तो इसकी एक भुजा 13 आ गई, इसकी एक भुजा 5 आ गया, तो इसका क्षेत्रफल आ गया एरिया 169 और इसका क्षेत्रफल आ गया 25।
तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा भाई? 169 में से 25 माइनस कर देंगे तो ये 144 आ जाएगा। ये क्षेत्रफल का उनका डिफरेंस आ गया 144, और 144 12 का वर्ग होता है। तो भुजा कितनी हो जाएगी? साइड एरिया अगर 144 तो साइड हो जाएगी 12। तो जो नया वर्ग बनेगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, उसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका पूछ रहा है कि इनके परिमाप वर्ग जिसका क्षेत्रफल इनके परिमाप के अंतर के बराबर, दो वर्गों के परिमाप तीसरे वर्ग का परिमाप निकालना है। तो एक साइड 12 सेंटीमीटर हुई तो इसका परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगा भाई? 4 गुणे 12 और ये हो जाएगा 12 चौक 48। तो इसका आ गया 48 सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा और ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 करते हैं। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। तो पुल की लंबाई मीटर में क्या है? देखिए, मान लीजिए कि ये एक पुल है और इसकी लंबाई निकालना है। लंबाई को x मीटर हम लोग मान लेते हैं, और इसको 15 मिनट में एक आदमी पार करता है, और उसकी चाल दिया है यानी उसकी स्पीड दे दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों को देखिए इसे जो है एक यूनिट में बदल लेना होगा। तो 9 किलोमीटर को 5/18 से भाग दे देंगे, गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो 5/2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। और 15 मिनट को सेकंड में हम लोग बदल लें तो 15 मिनट इक्वल टू 15 गुणे 60 सेकंड हो गया। तो पुल की लंबाई क्या हो जाएगी? दूरी बटा होता है चाल। तो हम लोगों को दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल यहां पर 5/2 है और समय आ गया है 15 गुणे 60। तो 2 से ये 60 कट जाएगा 30 बार में। 15 पाँचे 75 हो गया, 75 में 30 का गुणा होगा। 3 पाँचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22। तो 2250 मीटर इस पुल की लंबाई होगी और ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में दिया है कि 9, 12, 15, 18, 87 के बीच कितने पद हैं? तो 9, 12, 15, 18 और इस तरह से 87। तो देखिए ये जो पद हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये समांतर श्रेणी में है। तो इनका देखिए सब जगह जो डिफरेंस है वो 3-3 का है, 3-3 के डिफरेंस पर है। तो इसको पहले वाले को, इसको प्रथम पद, इसको अंतिम पद कहते हैं। तो प्रथम पद को ए से दिखाते हैं और अंतिम पद को एल से, और इनके सार्व अंतर को डी से यानी कॉमन डिफरेंस को। तो कॉमन डिफरेंस 3 है। तो अंतिम पद बराबर होता है यानी 87 बराबर हो जाएगा प्रथम पद ए प्लस यानी 9, n निकालना है n-1 इंटू डी, डी यहाँ पर 3 है। तो देखिए 9 + 3n - 3, तो 9 में से 3 निकल गया, 6 बचा। तो 87 - 6 बराबर 3n। तो 3n बराबर हो गया 81। 87 में से 6 निकल गया तो n बराबर हो गया 27 × 3 = 81। पदों की संख्या आ गई 27 और ऑप्शन सी सही है। तो 9 से 87 तक के बीच में जो टोटल टर्म्स हैं वो 27 हैं और ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए हम लोग अब ग्राफ और टेबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 134 से लेके 138 तक के क्वेश्चन जो है इस टेबल पर आधारित हैं। इसमें दिया है 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। तो यहाँ पर 5 कंपनियों के उत्पादों के महीनेवार संख्या दिया हुआ है। जनवरी से मई तक के महीने हैं और यहाँ पर देखिए PQRST
ये है P, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है। तो PQRST ये कंपनियों के नाम हैं और यहाँ जनवरी फरवरी मई तक ये हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 134 में दिया है कि जनवरी से अप्रैल तक कंपनी S द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए कंपनी S कंपनी में जनवरी से अप्रैल तक दिए, जनवरी है और अप्रैल तक हमको लेना है। तो जनवरी में कंपनी S में 85 उत्पाद बेचे गए, ये जनवरी में हुआ। और अप्रैल में कितना हुआ, अप्रैल में ये 140 है। तो आप यहां देख रहे हैं कि फरवरी में, जनवरी में 85 है और अप्रैल में 140 है, तो उत्पादों के में वृद्धि हुई है। तो कितना वृद्धि हुई है, तो 140 में से हम लोग 85 निकाल देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से यानी 13 में से 8 गया, 8 5 13, ये 85 आ गया, ये 5 आ गया, 13 में से 8 गया 5, 55 आ गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए देखिए 55 की वृद्धि हुई है 85 पर, तो 100 पर कितनी होती, तो ये 5 से कट जाएगा, 11 5 55 और 17 5 85, ये 1100 बटा 17 हुआ। और 1100 बटा 17 को हम लोग भाग देंगे तो ये मिल जाएगा 64.71%। 64.71% यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। तो 135 में दिया है कि फरवरी में कंपनी P, S और T द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या क्या है। तो फरवरी की बात हो रही है, फरवरी में P कंपनी द्वारा, S कंपनी द्वारा और T कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या, औसत निकालना है। तो इनकी संख्या हम लोग लिख लेंगे। तो P 155 उत्पाद बेचे हैं, S 110 है और T जो है 90 है, इनको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 9 5 14 1 15, 2 और 1 3, 355 हुआ और ये योग हुआ। तो औसत कैसे निकलता है, इसमें 3 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 25, 3 8 24 और ये 118.66 के करीब आएगा। तो इसे नियर अबाउट 118 हम लोग मान लेते हैं और ऑप्शन सी सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। 136 में दिया है कि मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से क्या अनुपात है। तो देखिए यहां पर हम लोग लिख लें मार्च और यहां लिख लें अप्रैल, ठीक। तो P प्लस R, तो P कितना है मार्च में, मार्च में P की वैल्यू है, देखिए मार्च में P है 180 और R है 115। तो 180 अब प्लस 115, ये मार्च में P प्लस R हो गया। अप्रैल में P प्लस R कितना है, यानी कंपनी P और R। तो अप्रैल में देखिए कंपनी P 160 है और R जो है 240 है। तो 160 240, तो यहां पर आ गया 160 और 240, 160 प्लस 240। तो इनको देखिए हम लोग जोड़ेंगे, इसका रेशियो निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 8 1 9 और 1 1 2, 295 हो गया। और ये हो जाएगा देखिए 60 40 100 हो गया और 300 ये हो गया 400। तो ये 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 9 45 और 5 8 40।
तो 59 संबंधे 80 इसका अनुपात आ गया और ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में दिया है कि जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग अगर क्यू लिख लें और यहाँ आर लिख लें तो बात हो रही है जनवरी और मई की, जनवरी और मई। तो देखिए जनवरी में क्यू जो है 80 है बेचा गया उत्पाद और मई में 120 है, और आर का है 155 जनवरी में और मई में है 130। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 और ये हो गया 285। तो 200 और 285 का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 85। तो दोनों के बीच में 85 का डिफरेंस है और ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार मैंने पूरे डिटेल और व्याख्या सहित आपको इसका सॉल्यूशन बताया, क्योंकि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आप जब समझे रहेंगे तो आपके गुणा भाग या जोड़ घटाना ये जो कैलकुलेशन है उनको बस फास्ट करना रहेगा। क्वेश्चंस को कैसे टेकल करेंगे, कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा मेथड हमने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बताया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।